इमेजिन कीजिए आप 20 साल तक पेंटिंग सीखते हैं। इन 20 सालों में आप उस आर्ट को मास्टर करते हैं और 20 सालों बाद आप अपने लाइफ का मास्टर पीस तैयार करते हैं। उसी रात को आपके घर एक चोर आता है, उस पेंटिंग को चोरी करता है। चोर उसी पेंटिंग को स्कैन एनालाइज करता है और अगले दिन आपसे भी बेहतर पेंटिंग बनाकर उसे मार्केट में बेच देता है। अब एआई की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन इस स्टोरी में वो चोर है कौन? क्या वो चोर एक एआई मॉडल है जो कि आर्टिस्ट के इमेजेस पर ट्रेन हो रहा है, या फिर वो चोर आर्टिस्ट खुद है जिसने वो इमेज बनाई है? इसी वीडियो में हम बात करेंगे एआई आर्ट और उनके पीछे की एथिकल बाउंड्रीज के बारे में। फाइट क्लब मूवी में सेबेस्टियन कहता है, नथिंग इज रियल, with insomnia everything is far away, everything is a copy of a copy ऑफ अ कॉपी। तो क्या आर्ट इन रियल एग्जिस्ट भी करता है? यही कुछ सवाल है जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आजकल पूरे इंस्टाग्राम पर गिबली आर्ट का ट्रेंड चल रहा है और ये आर्ट बनता है गिबली स्टूडियोज से, जिसके को फाउंडर मियाजाकी ने 8 साल पहले इस आर्ट के बारे में ये कहा था, आई कांट वॉच दिस स्टफ एंड फाइंड इंटरेस्टिंग। Whoever create this stuff has no idea what pain is whatsoever. I am utterly disguised. If you really want to make creepy stuff, you can go ahead and do it. I would never wish to incorporate this technology into my work at all. I strongly feel that this is an insult to life itself. अब अल्दो ये स्टेटमेंट 8 साल पुराना है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, एथिकल बाउंड्रीज ऑफ एआई एंड एआई मॉडल्स। अब समझते हैं एआई एक्चुअली में आर्ट बनाता कैसे है। एआई एक ब्लैंक स्लेट की तरह काम करता है। जब तक एक एआई मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस पर ट्रेन नहीं होता, वो आगे कुछ नहीं बना सकता। आप इस इमेज को कैसे देखते हैं? अपनी आंखों से, जैसे मैं देख रहा हूं, लेकिन एआई इसी इमेज को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, नंबर और पिक्सल के फॉर्मेट में देखता है। एआई के लिए इस इमेज के अंदर इंडिविजुअल पिक्सल का कलर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और एक बार ये इमेज उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दी गई तो अब एआई का उस पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्टिंगली, एआई किसी भी फोटो की ओरिजिनल कॉपी को कहीं सेव नहीं करता, वो बस उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेव करता है। अब एआई का काम क्या है? एआई का काम ये है कि दिखाई गई इमेज, उसके पैटर्न और उससे एसोसिएटेड टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशन है उसे एस्टेब्लिश किया जाए, और एआई कंटिन्यूअसली यही काम करता है, ये रिलेशन फाइंड करना। अब एआई का काम है इस इमेज और इस टेक्स्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव पैटर्न है उसे फाइंड करे और उसी पैटर्न को अपने लिए यूज करे। जब आप एक एआई से कहते हैं जनरेट अ इमेज ऑफ अ ब्लू इंजन, अब एआई को इनहेरेंटली ये नहीं पता कि ब्लू क्या है और इंजन क्या है, लेकिन उसने वेब पर मल्टीपल इमेजेस देख रखी है इस टाइप की जो कि एसोसिएटेड है इस वर्ड से, तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसे एआई ने एस्टेब्लिश कर लिया है। अब एआई को यह पता है जब आप इंजन कहते हैं तो उस टेक्स्ट का एसोसिएशन है स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, और वो उसी वैल्यूज को यूज करता है अगला टेक्स्ट बनाने में। जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं चैट जीपीटी के लिए, चैट जीपीटी शुरू करता है एक कंप्लीटली रैंडम नॉइजी इमेज से, और जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो उसको उसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है एक इमेज में। अब टेक्निकली तो ये एक नई इमेज है, दिस इज अ न्यू आर्ट एंड देर आर मिलियंस ऑफ न्यू इमेजेस क्रिएटेड बाय एआई। बट वेट, वी हैवंट एस्टेब्लिश कि इसमें न्यू वर्ड यूज करना सही है या नहीं। अब हम इतना तो क्लियरली जानते हैं कि ये एआई मॉडल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस पर ट्रेन होते हैं। उसमें दो टाइप की इमेजेस है, एक जिसे हम कहते हैं कि वो पब्लिक यूज के लिए पब्लिक इमेजेस है, और अदर है कॉपीराइटेड स्टफ ऑफ आर्टिस्ट। With multiple reports, now it is proven that all of the AI models are using copyrighted stuff ऑफ आर्टिस्ट। मैं एज अ आर्टिस्ट अगर एक इमेज कहीं पर पोस्ट करता हूं, अल्दो वो एक कॉपीराइटेड इमेज है, एआई कंपनीज आर नॉट एथिकल कि वो उस नॉर्म को फॉलो करे। स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी, इन एआई कंपनीज ने तो आउटराइटली ये माना है कि हमारे मॉडल्स कॉपीराइटेड इमेज पर ट्रेन है। इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल था जिससे हमें ये पता चला। 2 साल पहले जब एआई को हम कोई न्यू इमेज जनरेट करने के लिए बोलते थे, तो उस न्यू इमेज में गेटी इमेज इस कंपनी का बैकग्राउंड या फिर उसका वाटरमार्क आता था। और ये वाटरमार्क कहां पर होता है? ये वाटरमार्क सिर्फ कॉपीराइटेड इमेज पर होता है। इसका मतलब ये मॉडल्स अब ट्रेन हुए हैं उसी कॉपीराइटेड इमेज पर। इसका दूसरा प्रूफ हमें तब मिला जब एआई ने लिटरली आर्टिस्ट का स्टाइल कॉपी किया।
अब जब वो इन आर्टिस्ट का स्टाइल कॉपी कर रहा था तो उस नए आर्ट में ओरिजिनल आर्टिस्ट का सिग्नेचर भी था। वो सिग्नेचर इसीलिए था क्योंकि जब ओरिजिनल आर्टिस्ट ने फोटो पोस्ट किया ऑनलाइन, वहां पर उसका सिग्नेचर था और उसे ही एआई ने स्कैन किया एंड देन उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से फिर ये नया आर्ट बनता है। वीडियो के इस पार्ट तक आते आते हम कुछ चीजों पर कंफर्म है। फर्स्ट, एआई अनएथिकली इमेजेस को यूज करता है जो कि ऑलरेडी कॉपीराइटेड है। सेकंड, उसका बैकग्राउंड चेक हमें पता नहीं है कि वो काम कैसे करता है या फिर एथिकल कंपल्शंस। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो कि वो चोर है कौन। क्या वो चोर एक एआई है या फिर वो चोर मैं खुद हूं जिसने वो आर्ट बनाए। अब ये डिपेंड करता है कि हम चोरी को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर हम ये कहें कि एक एआई मॉडल मिलियंस ऑफ इमेजेस पर ट्रेन होता है और उसके बाद वो उन इमेजेस से कुछ नया बनाने की कोशिश करता है और वो अनएथिकल है, लेकिन अगर थोड़ा सोचा जाए तो एक आर्टिस्ट, एक ह्यूमन भी तो अपने सराउंडिंग की सारी इमेजेस या बाकी सब चीजों को देखकर ही तो ट्रेन होता है। जब कोई व्यक्ति एक माउंटेन की पेंटिंग बनाता है तो जब तक वो उस माउंटेन को रियल में या फिर एटलीस्ट एक फोटो में ना देखे वो उसकी पेंटिंग कैसे बना पाएगा। मैंने जब बचपन में स्कूल में बॉम्बे कोस्ट लाइन की पेंटिंग बनाई थी, वो मैं इसीलिए बना पाया क्योंकि मैंने बॉम्बे कोस्ट लाइन को मूवीज में देखा था, पिक्चर में देखा था और उसके बारे में सुना था। बिकॉज आई वॉज ट्रेन्ड ऑन दोज टॉपिक और ऑन दोज इमेजेस, विजुअल्स जो मेरे बचपन में आए थे टीवी पर। अब हम वीडियो के उस पार्ट पर है जहां पर हम फिलोसॉफिकल टॉपिक की बात करते हैं कि नॉलेज आता कहां से है। ऑल ह्यूमन नॉलेज कम फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ऐसा कहना था डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर थे और उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा सारा ह्यूमन नॉलेज दो टाइप में होता है। एक होता है आइडिया एंड एक होता है इंप्रेशन। अगर आप मेरे हाथ को देखें तो मेरे हाथ की दो चीजें हैं अपने पास, एक आइडिया ऑफ माई हैंड एंड इंप्रेशन ऑफ माई हैंड। अगर मैं अब देखता हूं तो अब मैं अपने हाथ को देखते हुए इसका इंप्रेशन देख रहा हूं कि इसका कलर, स्ट्रक्चर, लेंथ क्या है। आप भी अपने हाथ को देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं या फिर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, अल्दो वो बहुत ही एक्यूरेट इमेजिनेशन नहीं होगा बट हम इमेजिन कर सकते हैं। वो होता है आइडिया ऑफ अ हैंड। डेविड ह्यूम का कहना था कि इंप्रेशन ऑफ समथिंग और ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम प्रायर टू द आइडिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जब तक आपने अपने हाथ को देखा नहीं था तब तक आप अपने मन में अपने हाथ को इमेजिन नहीं कर सकते। और इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जो ब्लाइंड लोग हैं वो कभी कलर्स को इमेजिन नहीं कर सकते। जब तक आप रेड कलर को देखते नहीं है आप उस रेड कलर को इमेजिन नहीं कर सकते इन योर हेड। जब आपने इमेजिन किया आइडिया ऑफ योर हैंड, यू अंडरस्टैंड इट। Ideas are more weaker and faded versions of impressions. डेविड ह्यूम लिखते हैं impressions always come before a idea. अब यहाँ पर impressions भी दो टाइप के होते हैं, एक है simple impression और एक है complex impression। लेकिन वहां जाने से पहले मेरा डेविड ह्यूम से एक सवाल है कि अगर जब तक हम किसी चीज को नहीं देखते हम उस चीज को इमेजिन कैसे कर लेते हैं। पर मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी यूनिकॉर्न नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक यूनिकॉर्न का आइडिया है या फिर मैं उसे इमेजिन कर सकता हूँ। डेविड ह्यूम इसका रिप्लाई करते हैं कि यूनिकॉर्न एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। कॉम्प्लेक्स आइडिया बनता है स्मॉलर स्मॉलर सिंपल आइडियाज से। मैंने अपने लाइफ में एक हॉर्स देखा है और मुझे ये भी पता है कि एक सींग या फिर एक हॉर्न क्या होता है। अब इन दो सिंपल आइडियाज को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है आइडिया ऑफ अ यूनिकॉर्न। और जिस किसी ने पहली यूनिकॉर्न की पेंटिंग बनाई उसके दिमाग में ये आइडिया ऑफ अ यूनिकॉर्न पहले थे और उसके बाद उसकी पेंटिंग बनी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंप्रेशंस के बारे में। आप मेरा ये फोन देख सकते हैं। अब मैं जब इस फोन को देखता हूं तो इस फोन का इंप्रेशन मेरे ऊपर है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स इंप्रेशन है बिकॉज इसके अंदर स्ट्रक्चर, कलर और काफी अदर चीजें हैं। अगर आप मुझसे कहे कि इस फोन के इंप्रेशन को आप ब्रेक डाउन कीजिए तो मैं कर सकता हूं, लेकिन उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, वो होगा ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर के इंप्रेशन को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो एक सिंपल इंप्रेशन है। डेविड ह्यूम्स आगे जाकर ये कहते हैं कि आइडियाज एंड इंप्रेशंस बोथ आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम ये जानते हैं कि एक ह्यूमन नॉलेज को कैसे एक्सपीरियंस करता है या फिर उसे गेन करता है, और इन अ सिमिलर वे एक एआई भी उसी नॉलेज पर ट्रेन होता है। बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एआई मॉडल बिलियंस ऑफ इमेजेस पर ट्रेन होता है एंड प्रैक्टिस बिहाइंड इट इज इनहेरेंटली अनएथिकल। एक जनरल आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एआई ये दिया जाता है कि एआई तो सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस पर ही ट्रेन होता है। अब ये ट्रू नहीं है, बट
फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इस चीज को मान ले, स्टिल इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज अगर किसी आर्टिस्ट के पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एआई इज अलाउड टू ब्रीच इट्स प्राइवेसी। अगर कोई अपनी फोटो ऑनलाइन पोस्ट करता है किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, जस्ट बिकॉज वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ट्रू कहता है या फिर उसे सेलेक्ट करता है, दैट डजंट मीन कि आप उसकी प्राइवेट इमेजेस या फिर उसका अकाउंट पब्लिक भी हो तो उसका यूज कर सकते हैं अपने किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। इस देश में या फिर अराउंड द वर्ल्ड लॉ फॉलो करता है एथिक्स को, तो पहले सारे आर्टिस्ट और सोसाइटी को एथिकल स्टैंड पॉइंट पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि एआई आर्ट या फिर एआई का ट्रेनिंग सिस्टम कितना एथिकल है, और फिर उसके बाद उस पर लॉ भी आ जाएगा। करंटली एग्जिस्टिंग कॉपीराइट लॉज के अंदर भले ही ये चीज लीगल हो, बट एथिकली ये कहाँ स्टैंड करती है, ये सोचने वाली बात है। और एआई का इस तरीके से धड़ल्ले से इन इमेजेस पर ट्रेन होना एक तो आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है और एआई के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आर्ट अब हमारे फिंगर टिप्स यानी कि मोबाइल पर है, कोई और आर्टिस्ट बनेगा ही नहीं या फिर काफी कम लोग बनेंगे। और जब कोई कुछ नया क्रिएट ही नहीं करेगा तो एआई ट्रेन किस चीज पर होगा? वो क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा पर ट्रेन होगा जिस पर वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, या फिर आर्टिस्ट ने कुछ नया बनाया है वो उस पर ट्रेन होगा? तो इस तरीके से ये दोनों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और कोई भी आर्टिस्ट जब आर्ट क्रिएट करता है तो वो कहीं हवा में या फिर किसी डिवाइन मोटिवेशन से आर्ट क्रिएट नहीं करता। वो आर्ट क्रिएट होता है टिपिकल प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। रेनेसांस आर्ट वैसी ही हो सकती थी जैसी रेनेसांस आर्ट थी, या फिर रीअफर्मेशन के दौर में ही कार्टून की विधि पैदा हो सकती थी, उसके पहले या उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता। आज का कोई आर्टिस्ट अगर ये बोले कि 2000 साल पहले अगर मैं पैदा हुआ होता तो भी मैं आज जैसी पेंटिंग बना रहा हूँ वैसे ही बनाता, तो वो गलत होगा, क्योंकि उसकी तब की पेंटिंग उस सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगी। और यही चीज है जो कि आर्ट को अलग बनाती है, जो उसे ह्यूमन एक्सपीरियंस बनाती है। और यही ह्यूमन एक्सपीरियंस कंपनीज ले लेती है हमसे जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी। इन टर्म्स इसे कहा जाता है कमोडिफिकेशन ऑफ आर्ट। अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम या फिर कंपनीज की वर्किंग देखें, वहां पर आर्टिस्ट को खुद क्या पसंद है इससे ज्यादा लोगों को मास प्रोडक्शन पर क्या पसंद आएगा उस पर आर्ट बनता है। अब तो आर्ट वो इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्लोरेशन वे भी नहीं है, वो तो अब बस एक कमोडिटी बनकर रह गया है जिसे मार्केट में बेचा जाता है। काफी सारे सवाल है आर्ट एआई एथिक्स पर, और हम अब तक उसका कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं ले पाए हैं। और ये जरूरी भी नहीं कि हमें एक ही बार में या फिर पहली बार इन एथिकल डायलेमास का जवाब मिल जाए। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिहाइंड एआई एंड आर्ट, कि एआई आर्ट ओरिजिनल क्रिएटर या फिर आर्टिस्ट को 1 रुपया भी पे नहीं करता है फॉर इट्स ओन आर्ट वर्क जिस पर ये आर्ट ट्रेन हुआ है। मतलब ये चोर आपकी पेंटिंग चोरी करेगा, उसे मार्केट में जाकर बेचेगा, या फिर आपकी पेंटिंग से इंस्पायर हो और एक नई पेंटिंग बनाए और उसे मार्केट में जाकर बेच दे। और अब ये चोर आपको ना तो उसका क्रेडिट देगा, ना उसके पैसे देगा, और ना ही इकोनॉमिकल कुछ हेल्प करेगा। अब ये चोर कोई इंसान नहीं है या फिर कोई जानवर नहीं है, ये एक कहीं पर बैठी हुई कंपनी है या फिर एक कंप्यूटर है, ये एक सर्वर है जो कि मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट का क्रिएटेड आर्ट वर्क 1 सेकंड में कॉपी करता है। और उसी आर्ट वर्क से बनाई गई इमेजेस को ऑडियंस एंजॉय करती है। देखा जाए तो कुछ लोग इस चीज को डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट कहते हैं, लेकिन अब इसमें कितना डेमोक्रेटाइजेशन है ये तो सोचने वाली बात है। अब तक वीडियो में हमने कवर किया कि आर्ट एआई और उसकी फिलोसॉफिकल बाउंड्रीज के बारे में, पर अब मैं बात करना चाहता हूँ एआई आर्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जब आप गिबली स्टूडियोज में अपनी एक इमेज डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं बनती, उसके लिए कोई पे करता है, और वो पेमेंट होती है हमारे पर्यावरण के द्वारा। जब वहां पर सिलिकॉन वैली में ये सारे सर्वर रन होते हैं तो उनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेस लगते हैं। एक इमेज बनाने के लिए 0.5 से लेके 1 किलोवाट आवर तक की एनर्जी लगती है, जिसमें हमें 3 लीटर या फिर उससे भी ज्यादा पानी लग सकता है। हर रोज मिलियंस ऑफ लोग या फिर बिलियंस ऑफ इमेजेस क्रिएट की जा रही है बाय एआई, और ये सारे सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमें कितने पेड़ काटने पड़ते हैं वो
वो तो बात की बात है। हम लोग सिर्फ अपने सेल्फ प्लेजर या फिर इंटरनेट पर क्यूट दिखने के लिए इस एनवायरनमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण को और कितना एक्सप्लॉइट करेंगे, यही प्राइमरी सवाल है। दिस कम एट अ कॉस्ट ऑफ बर्निंग आवर नेचुरल रिसोर्सेस। फर्क बस इतना है कि हम एक कंज्यूमर ऑफ आर्ट है और वो एक प्रोवाइडर ऑफ आर्ट है, जिसपे लूजिंग साइड पर हम आर्टिस्ट और पर्यावरण है, ऑन विनिंग साइड देर आर कंपनीज जो कि एक मॉडल बनाते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम लोग प्राइमरी रीजन क्या है जिसके लिए आर्ट बनाते हैं। हमारा प्राइमरी रीजन वो फाइनल पेंटिंग या फिर वो मास्टरपीस नहीं होता, बल्कि उस पेंटिंग बनाने की प्रोसेस में जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से मिला हुआ जॉय होता है, वो खुशी होती है हमारे लिए प्राइमरी रीजन, जिसके वजह से हम कोई भी आर्ट बनाते हैं। एक कवि जब एक कविता लिखता है, एक फिल्म डायरेक्टर जब एक फिल्म को डायरेक्ट करता है, तो उस फाइनल मास्टरपीस से ज्यादा उसकी वो जो प्रोसेस थी फ्रॉम कास्टिंग, सेट, एवरीथिंग, डायलॉग्स एंड कट, वो उसके लिए प्राइमरी जॉय होता है। पर अब अगर सोचा जाए तो फिल्में भी एआई पर बन रही है। एआई आजकल स्क्रिप्ट भी लिखता है और उसी स्क्रिप्ट के बदौलत उसको डायरेक्ट भी करता है अपने ही मॉडल में। तो आपसे सवाल यही है कि क्या इस ह्यूमन एक्सपीरियंस से मिलने वाली खुशी को आप एक कंपनी को बेचना चाहते हैं, आप उसे डिजिटलाइज करना चाहते हैं, या फिर आप उस खुशी को, उस जॉय को अपने पास रखना चाहते हैं? मेरी बात करें तो मैं अपनी उस खुशी को अपने पास रखूंगा, उस ह्यूमन एक्सपीरियंस को अपने पास रखूंगा। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन और एआई इमेजेस एंड आर्ट के बारे में आपको क्या लगता है, जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।